हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो कि घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जारी की गई ये बुक है और लेटेस्ट है, 2026 पब्लिकेशन का है। इसमें आप देख सकते हैं कि 71वीं बीपीएससी तक के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं एग्ज़ाम में वो सब पूछा गया है। यहाँ पे ये सामान्य अध्ययन का पेपर है। बीपीएससी के अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सीडीपीओ एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का भी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद बीपीएससी बीएओ का एग्ज़ाम जो कि मार्च 2024 में हुआ था, उसका भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हम भारतीय इतिहास की चर्चा कर चुके हैं, उसके बाद भूगोल की भी चर्चा कर चुके हैं, विज्ञान में भौतिकी और केमिस्ट्री का यानी फिजिक्स केमिस्ट्री का हो चुका है। आज हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी का। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ वीडियो अपलोड है, आप जा कर के उसे ज़रूर देखें और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए रिवीजन में फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आगे देखते हैं और बायोलॉजी के क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आपको जीव विज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आज हम प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में घटना चक्र पूर्वावलोकन में बीपीएससी द्वारा आयोजित जितने भी एग्जाम हुए उसके जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं उसे आज एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आप 72वीं बीपीएससी पीटी देने वाले हैं या फिर बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं या बिहार एसएससी सीजीएल रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आपको पता होगा कि घटना चक्र पब्लिकेशन का बुक जो जारी किया जाता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। और वो भी खास करके जब आप कोई बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बीपीएससी का, तो उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं जीव विज्ञान की उपशाखाएं से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स जो है यह आनुवंशिकता और विविधता का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। जेनेटिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में अनुवांशिकी कहते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, अनुवांशिक विविधता तथा वंशानुक्रम का अध्ययन किया जाता है। यह वंशानुक्रम के सिद्धांतों और उसके व्यवहारों से संबंधित है। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो ये अनुवांशिकी को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी टीचर में ये पूछा गया क्वेश्चन है 11-12 के एग्जाम में। 11-12 के लिए जो टीचर बहाली हुआ था उसमें पूछा गया। दिसंबर 2023 में टीआरई 2 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आप टीआरई 4 देने वाले हैं तब भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन हो जाता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मनुष्य में लक्षण की वंशागति के अध्ययन को वंशागति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये अनुवांशिकी कहते हैं कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन जाएगा तब वो अनुवांशिकी कहलाएगा। इंग्लिश में इसी को जेनेटिक्स बोला जाता है। ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके कि ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है। देखिए, ऑर्निथोलॉजी जो है जिसे प्राणी शास्त्र की एक शाखा है, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के हिंदी में पक्षी विज्ञान कहते हैं, जबकि एविकल्चर जो है पक्षी पालन का अध्ययन कहा जाता है, एविकल्चर। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, किसमें किसका अध्ययन होता है? तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति की शाखा कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा जो है वह है पादप कार्य की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पादप कार्य की मतलब प्लांट फिजियोलॉजी इसको बोला जाता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों की जानकारी हम लोग लेते हैं, हड्डियों की पढ़ाई करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या कहलाता है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है, ठीक है ना। कीट संवर्धन का मतलब है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को हम लोग कीट संवर्धन कहते हैं। फिर आता है जैव विकास से संबंधित प्रश्न, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये डार्विनवाद के सिद्धांत पे है। देखिए, वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विविधताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। अतः जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
इसलिए याद रखिएगा उसका आंसर उत्परिवर्तन होगा। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है कितने वर्ष पूर्व? तो ये लगभग जो है कितना हो जाएगा, 2000 मिलियन वर्ष पूर्व हो जाएगा। अगर इसको इंडियन सिस्टम में काउंट करते, काउंट कीजिए, कहीं दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ वर्ष पूर्व इसका पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर देखेंगे कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है कौन है? आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्रो मैग्नन मनुष्य है। ऑप्शन नंबर बी, क्रो मैग्नन मनुष्य जो है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक जो है वो प्राकृतिक चयन है। ऑप्शन नंबर डी, विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक चयन है। विकास का कारण क्या है? तो देखिए अभी वहीं पूछा कि पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो ये जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। कौन सा गर्म खून का प्राणी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गर्म खून का प्राणी जो है इनमें से कोई नहीं होगा। देखते हैं, देखिए ये TRE 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए टोड उभयचर वर्ग से संबंधित है, जबकि मगरमच्छ जो है सरीसृप से, और मछली जो है पिसिज वर्ग से संबंधित है। अतः ये तीनों गर्म खून के प्राणी नहीं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे वर्गीकी में। वर्गीकी में कह रहा है कि पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे एपीडी कांडोल। एपीडी कांडोल थे। पौधे के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति एपीडी कांडोल थे। देखिए अभी ये लेटेस्ट 71वीं BPSC 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों यानी वैस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे एपीडी कांडोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं किसमें? तो शैवाल और कवक। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि लाइकेन जो है शैवाल और कवक के मिलकर के बनता है। ठीक है, आगे देखेंगे शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, देखिए यही चीज़ हम अभी समझाए और वो क्वेश्चन में आ ही गया कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से संवहनी पौधों को चुनिए। संवहनी पौधा कौन है? तो फर्न। फर्न जो है वह संवहनी पौधा है। फर्न एक पुष्प रहित संवहनी पौधा है। संवहनी पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिनमें जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिग्निफाइड ऊतक जैसे जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं। माइकोराइजा संबंध में पौधों का लाभ क्या है? बताइए आप। सुरक्षा, भोजन दोनों, या फिर खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। क्या करा है? माइकोराइजा संबंध में पौधों का लाभ क्या है? देखिए ये अभी लेटेस्ट 71वीं BPSC में पूछा गया है 2025 में। आइए इसका डिटेल पढ़ते हैं कि माइकोराइजा जो है वह एक सहजीवी संबंध है जो कुछ कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच बनता है। इस सहजीवी संबंध में पौधे को विशेष रूप से फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं अन्य सूक्ष्म खनिज तत्वों के अवशोषण में वृद्धि का लाभ मिलता है। माइकोराइजा युक्त पौधों को जड़ जनित रोगों तथा कुछ हानिकारक मृदा सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा कि स्पाइरोगैरा निम्नलिखित में से सवाल में किसका एक उदाहरण है? स्पाइरोगैरा किस सवाल का उदाहरण है? तो ये हरा शैवाल का उदाहरण है, याद रखिएगा। स्पाइरोगैरा हरा शैवाल का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण क्या है? तो शैवाल का उदाहरण डाइटम है। ऑप्शन नंबर ए। डाइटम एकल कोशिका वाले शैवाल है। ये पारदर्शी ओपलिन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये प्रोटिस्टा जगत के जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप इसको स्टार मार्क लगा के याद कर लीजिए कि आर्थ्रोपोडा जो है, आर्थ्रोपोडा वो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अब आते हैं संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए
एक से अधिक यहाँ पे सत्य है। देखिए यहाँ टियर 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल पढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। देखिए संघ इकाइनोडर्मेटा जो है वो विशेष रूप से समुद्री जीव है। ये बहुकोशिकीय उपस्थित जीव है जिनमें अच्छी तरह से विकसित अंग प्रणालियाँ होती है। अधिकांश इकाइनोडर्म का आकार तारे जैसा होता है तथा ये बेलनाकार होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं तथा इनमें सिलोमिक गुहा होती है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र भी होता है। ये गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। आगे देखेंगे कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, कौन सा है, यानी आरबीसी किस में होता है, तो केंचुआ में होता है। लाल रक्त कणिका विहीन, सॉरी कणिका आरबीसी विहीन जो कह रहा है ना, तो ये केंचुआ हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ शुद्ध हिंदी है। चलिए देख लेते हैं इसको कि केंचुआ में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। हाँ, विहीन का मतलब हुआ जब यहाँ पे कणिका विहीन लगा दिया मतलब कि नहीं है उसमें, ठीक है ना, यानी लाल रक्त किसका नहीं होता है, तो केंचुआ का नहीं होता है, ठीक है। अगला है कि केंचुए का रंग लाल होता है तथा रक्त के प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन घुला होता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन सा है, तो वो माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह माइकोप्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है कवक पौधों में, तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, विभिन्न कारणों में अब इन्हें पादप जगत में नहीं रखा जाता है, हालांकि पहले इन्हें पादप जगत में रखा जाता था। कवक पौधे नहीं होते हैं, ये जीवों का एक अलग जगत है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है, ऐसा क्यों, तो वे श्वास नहीं ले पाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो तो मर जाएगी, तो वही हाल है। क्यों मर जाएगी। आइए अब देखते हैं मधुमक्खी कॉलोनी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो ये गंध से पहचानते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी जो है कि सदस्य एक दूसरे को अपनी गंध से पहचानते हैं, याद रखिएगा, तभी वे सामूहिक रूप से रहते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, किस में वर्गीकृत किए जाते हैं, तो ये स्तनधारी में वर्गीकृत किए जाते हैं डॉल्फिन। मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण हैं। मेढक और टोड, तो ये अनूरा के उदाहरण है। अनूरा उभयचर के उदाहरण है मेढक और टोड, याद रखिएगा, अनूरा उभयचर के उदाहरण है। ब्रायोफाइट में बीजाणु मृत कोशिका होती है, किसमें होती है, तो द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है, ठीक है। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइट में मॉस तथा लीवर वर्ट आदि आते हैं जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को वनस्पतियों का उभयचर कहते हैं। अब देखते हैं कोशिका का जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, उसे कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी है। आगे देखेंगे कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, क्या होता है कोशिका का शक्ति स्रोत, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन नंबर बी, कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है ना। तो इनमें से जो भी दिया है उनमें देख लेते हैं कि वायरस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष या चिपचिपा तरल पदार्थ है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। सामान्यतः विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होता है, किंतु कुछ विषाणुओं यथा रेट्रोवायरस आदि में कुछ एंजाइम पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक एसिड के खंड हैं। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। लाइकेन विषाणु तथा शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होता है। अब आते हैं 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है वो है जल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन पाया जाता है, तो ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो है आम के पौधे और बंदर में दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, उसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहेंगे।
नेक्स्ट है अस्थायी ऊतक के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है वो देखना है। चलिए आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है अस्थायी ऊतक के बारे में। पहला है कि वे तेज़ी से कोशिका विभाजन करने में सक्षम है, तो गलत। वे केवल युवा पौधे में पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं, बिल्कुल सही। अस्थायी ऊतक तभी तो अस्थायी कहलाएगा ना, क्योंकि वो विभाजित नहीं होगा, वो ठहर गया, रुक गया, अस्थायी हो गया, इसलिए वो अस्थायी ऊतक हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब आगे आते हैं पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है, तो ये कोशिका भित्ति से। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के साथ साथ जो है क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, पौधा और पशु कोशिकाओं में, तो ये कोशिका भित्ति का अंतर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका झिल्ली भी होता है पौधा में, और पौधा में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को घेरती है या पौधे की कोशिका को उसका नियत आकार देती है, जबकि पशु कोशिका में जो है कोशिका झिल्ली होती है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होता है। यही दोनों में डिफरेंस है। आनुवंशिकता से संबंधित क्वेश्चन पे आएंगे। पहला है कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है, तो नॉन सेंस कोडन यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, UAA। देखिए लेटेस्ट 71वीं यूपीएससी पीटी में पूछा गया क्वेश्चन 2025 का। तो आइए इसका डिटेल पढ़ते हैं। आनुवंशिकी में जो है mRNA के 3 न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम को कोडन कहा जाता है। कोडन 2 प्रकार के होते हैं, एक सेंस और दूसरा नॉन सेंस कोडन। तो सेंस कोडन में जो है ये अमीनो अम्ल के कोड होते हैं जो प्रोटीन्स रीजन के लिए उत्तरदायी होते हैं, इनकी संख्या 61 है। फिर आता है उसके बाद नॉन सेंस या स्टॉप कोडन, ये प्रोटीन संश्लेषण के समापन का संकेत है। मानक आनुवंशिकी कोड में 3 प्रमुख स्टॉप नॉनसेंस कोडन स्वीकार किए जाते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के समापन का सिग्नल देते हैं। UAA, UAG और UGA, ये 3 ठो है। अर्थात अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो वो है लैंगिक जनन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला देखेंगे कि कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है, तो ये है DNA और RNA दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट में होने पर उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बना देता है। आगे देखेंगे हम लोग DNA की खोज किसने की थी, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि DNA की खोज किसने किया था। देखिए एक अवधारणा है कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो थे, वाटसन एंड क्रिक, फिर उसके बाद MH विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने DNA की खोज की। वस्तुतः विल्किंस के एक्सरे विश्लेषण के आधार पर वाटसन व क्रिक द्वारा वर्ष 1953 में DNA का कुंडलीकार विन्यास यानी डबल हेलिक्स संरचना प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में DNA की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। अब आते हैं DNA का डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। DNA के डबल हेलिक्स संरचना की खोज वो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा। इसको शॉर्ट में वाटसन और क्रिक भी दिया जाता है ऑप्शन में। आगे देखेंगे कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिकी लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो ये है DNA उत्तरदायी है। किसके लिए, तो आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए। अगला देखेंगे कि DNA को किसने अंतःपात्र में बनाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। DNA को अंतःपात्र में आर्थर कोर्नबर्ग ने बनाया था। अब आते हैं जैव उर्वरक से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें क्या होता है, तो इसमें जो है कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फॉर्म अपशिष्ट तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है, तो कौन से जैविक उर्वरक का उदाहरण है वो देखना है। पहला कह रहा है कि माइकोरिजल फंगी, ये है बिल्कुल सही है जैविक उर्वरक। उसके बाद है ब्लू ग्रीन शैवाल, ये भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है। किसकी उन्नति होती है कीटनाशी के उपयोग से, तो ये अर्थनीति की उपयोग उन्नति होती है। उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग करके कम भूमि पर अधिक फसल और पौधों का उत्पादन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंकाल के वे हिस्से
जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं वे सब क्या है, उसे कार्टिलेज कहते हैं, यानी कि उपास्थि इसी को कहा जाता है। ये कंकाल हड्डियों की तरह सख्त नहीं होता है, उसे मोड़ा जा सकता है, क्या कहा जाता है, उपास्थि या फिर कार्टिलेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत है। वो देखना है कि मांसपेशियों के बारे में गलत कथन की पहचान करना है। ध्यान दीजिएगा, गलत पहचानना है। देखिए पहला कह रहा है कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत, यही गलत हो गया, पहला ही आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है कि मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, बिल्कुल सही। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, बिल्कुल सही। तो पहला कथन ही इसका गलत है और गलत ही पूछ रहा था। आइए आगे देखते हैं, मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। तो मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन जो है वो एक्टिन और मायोसिन होता है। एक्टिन और मायोसिन, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। संकुचनशील प्रोटीन मांसपेशी के संकुचन में शामिल होते हैं। एक्टिन जो पतला तंतु होता है और मायोसिन जो मोटा तंतु होता है, मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है, तो वो है कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ई है। देखिए उपकला ऊतक जो है एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को आच्छादित किए होती है। उपकला ऊतक शरीर के विभिन्न अंग जैसे जीव, वृक्क, नली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय, फेफड़ा, नाक, आँख व कान में पाया जाता है। तो यहाँ पे एक से अधिक आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज ए राइट आंसर। इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक ये सभी में उपकला कोशिका पाई जाती है। अब आते हैं, नेक्स्ट है मानव शरीर के यकृत और मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप क्या होता है। ये तो पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है। मानव शरीर के यकृत यानी लीवर और मसल्स में जो ग्लाइकोजन जमा होता है उसका रूप होता है पॉलीसेकेराइड। देखिए टीआरई 3 पे पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब आगे आते हैं कि वयस्क मानव के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव का सभी हड्डियों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो 50% होता है। याद रखिएगा कि वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव का सभी हड्डियों की संख्या के लगभग 50% तक होती है। आगे देखेंगे कि कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो कशेरुक रज्जु में से जो है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं यानी कशेरुक रज्जु, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसमें 31 जोड़ी निकलता है, जबकि कपाल तंत्रिका में जो है 12 जोड़ी निकलता है। याद रखिएगा, कपाल तंत्रिका में 12 जोड़ी और कशेरुक रज्जु में जो है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो ये 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। एक बार पहले आते हैं, टूट जाते हैं, फिर जमते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, तो खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, तो चलिए यहाँ ऑप्शन सूटेबल नहीं है, इसका डिटेल देखते हैं। एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन जो है 206 अस्थियाँ होती है। अस्थि मतलब हड्डियाँ होती है। मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है। इनमें से टोटल कितना हो गया खोपड़ी में, तो खोपड़ी में टोटल 29 हो गया। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क का खाल अर्थात कपाल बनाती है तथा शेष 14 हड्डियाँ चेहरे में, 6 मध्य कर्ण तथा हाइयार्ड नामक अस्थि में होते हैं। ये हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। आगे देखेंगे, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। कैसी होती है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ये ठोस होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है, तो यहाँ पे 20 वर्ष की आयु में जो है 206 होती है, जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है। ऑप्शन में 206 नहीं दिया है, इस वजह से इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अक्षीय कंकाल में 80 होता है और उपांगीय कंकाल में 126 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है, वो देखना है। पहला ऑप्शन है निक्टेटिंग पर्दा।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो अवशेषी अंग कौन नहीं हो वो पहचाना है। देखिए, निक्टेटिंग पर्दा यानी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, दूसरा है कर्णपाली की कर्नाभ मांसपेशियाँ, तीसरा है सामने वाले चपटे दांत यानी इंसीजर जो होता है, उसके बाद है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये सभी जो है अवशेषी अंग है। इसमें इंसीजर जो दांत होता है, सामने वाला चपटा दांत, उसे इंसीजर या हिंदी में कृंतक कहते हैं, वो अवशेषी अंग नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो कंडरा जो है, कंडरा, इसी को हम लोग हिंदी में टेंडन बोलते हैं, टेंडन, तो वो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि हड्डी से हड्डी को जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसे लिगामेंट कहते हैं जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। अगला है कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ निम्न में से कहाँ पाया जाता है। तो वो नितंब में पाया जाता है। नितंब यानी कुल्हा, कुल्हा इसी को बोलते हैं नितंब या फिर कुल्हे, ठीक है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ जो है वो कुल्हे या नितंब में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। तो वो है त्वचा, ऑप्शन नंबर ए। आगे आएंगे कि स्टेपेडियस है एक, क्या है। तो ये एक तरह का मांसपेशी है। स्टेपेडियस ये एक तरह का मांसपेशी है। ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। अब पाचन तंत्र में आते हैं कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट का करता है। ऑप्शन बी, मानव तंत्र में इंसुलिन जो है मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, वो कार्बोहाइड्रेट का है। यकृत मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किस रूप में जमा होती है। तो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। याद रखिएगा, यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप। आंत ज्वर रोग मानव शरीर के, आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये आंत को करता है, आंत ज्वर रोग प्रभावित। इसी को टाइफाइड हम लोग बोलते हैं, जो आंत को प्रभावित करता है। हैजा भी आंत को प्रभावित करता है। टीबी, प्लेग, निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। टेटनस कोड से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। डिप्थीरिया, काली खांसी से श्वास नली प्रभावित होता है। अगला है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो वो है यकृत। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः यकृत अंग प्रभावित होता है। आगे देखेंगे कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है। तो लाइपेज एंजाइम का स्रोत जो है वह अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे देखेंगे हम लोग कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो क्या कहलाता है। तो वो एमाइलेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एमाइलेज एंजाइम जो है हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को हम लोग HCl लिखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आंत में स्रावित होता है। करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। तो पीछे की भाग, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र जो है वो पीछे का भाग है। देखिए, जीभ का अग्रभाग मीठा, पिछला भाग कड़वा, पार्श्व किनारे खट्टा तथा अग्र छोड़ एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है। तो ये है अग्नाशय, इसी को हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं। यह एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों हैं। नेक्स्ट आएंगे, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीत प्राप्त करता है। तो वो है छोटी आंत। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीत प्राप्त करता है। तो वो छोटी आंत। याद रखिएगा कि यकृत में ही पीत का निर्माण होता है, लेकिन वो जा करके जमा होता है पित्ताशय में। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो ये जो है लैक्रिमल जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। देखिए, लैक्रिमल अंतःस्रावी ग्रंथि, ये ग्रंथियाँ प्रत्येक नेत्र गोलक के ऊपर स्थित होती है, ठीक है। और जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है पिट्यूटरी हो गया, पीनियल हो गया, थायराइड हो गया, अधिवृक्क हो गया, अग्नाशय हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया और जनन ग्रंथियाँ हो गया। निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, देख लीजिए, मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। तो इसमें जो है मसालेदार और तीखा, ये दो जो है वह
मसालेदार और तीखा, ये जीभ के स्वाद नहीं है, बाकी मीठा है, नमकीन है, उमामी है, कड़वा है, खट्टा है, और ये आएगा आपके ऑप्शन नंबर डी में आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कौन है, तो ये चावल से प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा। अब आते हैं मानव शरीर में होता है क्या होता है, तो लगभग 70% पानी होता है। पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। पेलाग्रा रोग, तो ये विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन, विटामिन K हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आते हैं फिर अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति 20 प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका ऑप्शन जो है नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा आपको। तो देखिए उसका ऑप्शन यहाँ पे इस स्लाइड में दिया हुआ है कि विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन K। प्रतिस्कंदक जो है 20 के प्रति 20 के प्रतिकारक रूप में विटामिन K का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन भी कहते हैं, ये तो सब जानते हैं। इसकी कमी से ऑपरेशन आसानी से नहीं, क्योंकि रक्त अधिक बह जाने का डर रहता है। तो प्रतिस्कंदक 20 के प्रति 20 प्रतिकारक के रूप में विटामिन K का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन A भंडारित होता है कहाँ पे, तो ये यकृत में होता है। मानव शरीर में विटामिन A भंडारित कहाँ होता है, यकृत में होता है। अब आएंगे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। तो देखिए पहला है रेटिनॉल, जिसके जीरोफ्थैल्मिया बीमारी होती है। उसके बाद टेकोफोरॉल दे रहा है विटामिन B, तो ये बेरी, तो ये गलत है। साइनाकोबालामिन से रक्ताल्पा हो, बिल्कुल सही। आर्गो कैल्सीफेरॉल से रिकेट्स होता है। तो इसमें सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो ये B हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये विटामिन D2 है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन D2 जो है वो आर्गो कैल्सीफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ आ जाएं हम लोग, तो वो देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है, वो इसमें ही देखना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आइए इसका डिटेल पढ़ देते हैं। देखिए सूर्य का प्रकाश एवं कॉड लिवर में विटामिन डी के समृद्ध स्रोत होता है। गेहूं अंकुर तेल में विटामिन ई होता है, जबकि अल्फ़ा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में निकलता है, और संतरा से विटामिन सी प्रमुख मात्रा में निकलता है, और कुछ B1 भी बहुत कम मात्रा में होता है। तो ये मुख्य है, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे B12 कहते हैं, क्योंकि इसका नाम आप देख लीजिए, इसका नाम ही है साइनाकोबालामिन, तो उसे पकड़ सकते हैं। कोबाल्ट इसी में विटामिन B12 में रहता है। नेक्स्ट है कि कोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन में रहता है। अभी वही पोस्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 में रहता है। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। कि एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थ या अमीनो अम्ल के संयोजन द्वारा होता है। जैविक झिल्ली यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, तो ये जो है लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन से जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कि जैविक झिल्ली या फिर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं उससे बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, तो वो है एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। विटामिन सी की कमी से होता है क्या होता है, सब जानते हैं, स्कर्वी होता है। स्कर्वी नामक एक रोग होता है जो विटामिन सी की कमी से होता है। अब देखेंगे विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, तो वो हो जाएगा कौन सा हमारा, विटामिन सी हो जाएगा। ये चमड़ा को स्वस्थ रखता है, खट्टे फल में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वह एस्कॉर्बिक एसिड है।
ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो ये विटामिन सी का घटिया स्रोत कहने का मतलब उसमें नहीं पाया जाता है या बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, तो वो विटामिन सी दूध में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो गाजर है। ऑप्शन नंबर सी, गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है ना। इसके अलावा जो है हरी सब्जी, दूध, मक्खन, अंडा, मछली, तेल इत्यादि विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर से, देख लीजिए वही क्वेश्चन है। फिर आगे आगे कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो आप याद रखिए एक चीज़ कि बी और सी ये दोनों जो है जल में घुलनशील है पानी में, बाकी जो विटामिन बच जाएगा वो सभी वसा में घुलनशील होता है, ए डी के। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी दिया हुआ है ए डी के दिया हुआ है वो जल में घुलनशील नहीं होता है, वो वसा में घुलनशील होता है यानी फैट में। ठीक है। आगे देखेंगे खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो खमीर का उपयोग जो है शराब के उत्पादन में किया जाता है। याद रखिएगा खमीर का उपयोग शराब के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो वो है प्रकाश संश्लेषण। कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? वो प्रकाश संश्लेषण है। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, तो कैसा हो जाता है निःश्वसन के समय डायफ्राम? तो ये गुंबदाकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, निःश्वसन के समय डायफ्राम जो है वो गुंबदाकार हो जाता है। आगे देखेंगे कि स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, कैसा होता है? तो ये चपटा होता है। स्तनधारी में सामान्य श्वसन जब होता है उस समय डायफ्राम जो है चपटा होता है, याद रखिएगा। फिर है डॉक्टर की मृत्यु की घोषणा होती है जब क्या हो जाए? हृदय गति रुक गई हो, नाड़ी गति बंद हो गई, आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश कोई प्रतिक्रिया नहीं हो। तो यहाँ तीनों में से एक साथ जो मौजूद होगा वही होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे हम इसका आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? तो वो है 3। एरोबिक श्वसन के दौरान 3 पदों में CO2 का निष्पादन होता है। तो ये कौन से है देख लेते हैं। एक है एसिटाइल CoA के निर्माण के समय, दूसरा है क्रेब्स चक्र में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के निर्माण के समय, तीसरा है क्रेब्स चक्र में स्यूसिनिक अम्ल के निर्माण के समय होता है। अब परिसंचरण तंत्र से संबंधित क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है कौन सा? तो वो है लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन कि ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असमान रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है? तो ये रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका है, WBC है, इसी को बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया बोला जाता है इसकी रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो वो है रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है इसके इलाज में किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? कोबाल्ट 60 भी हो जाएगा, फास्फोरस 32 भी हो जाएगा, यानी एक से अधिक हो जाएगा, जिसके लिए ऑप्शन ई चूज करेंगे हम लोग। अब आते हैं कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। एक हेल्दी वयस्क व्यक्ति में, जवान व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, खून होता है, और ये शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। दोनों पूछा जाता है, मात्रा पूछे तो 5 से 6 लीटर और प्रतिशत पूछे तो 7 से 8% होता है शरीर के भार का। हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है? तो हृदय संकुचन के दौरान रक्त के प्रवाह को जो है वह हृदय के वाल्व रोकता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है? हृदय के वाल्व रोकता है। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें भी संगत हो जाता है? तो ये RH कारक में भी संगत हो जाता है।
ट्रांसफ्यूजन यानी रक्तदान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH कारक में भी संगत होना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ हम लोग ब्लड ग्रुप मिलाते हैं लेकिन RH फैक्टर भी मिलाना चाहिए। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रक्त दाब का मापक यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर है। मनुष्य का सामान्य रक्त दाब 120/80 mmHg होना चाहिए। ऊपर वाला सिस्टोलिक होता है, नीचे वाला डिस्टोलिक है, यानी 120 सिस्टोलिक है, 80 जो है डायस्टोलिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा, ठीक है ना, ये सभी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा जो है वो थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है। रक्त के संचलन में जो है वह एरिथ्रोसाइट मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एरिथ्रोसाइट्स रक्त के संचलन में मदद करता है। किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है, कहाँ पे होता है, तो ये जो है जाएगा इसमें इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर है, यानी टेबल आंसर। मेंडल के नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण माता पिता से प्राप्त जीन के आधार पर ही निर्धारित होती है। इसकी वंशागति 2 के बजाय 3 तुलनात्मक लक्षणों के जीन्स अथवा एलील्स पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त क्या है, यानी किसी को भी वो ब्लड चढ़ाया जा सकता है। वो यहाँ पे ऑप्शन अकॉर्डिंग ओ होगा, लेकिन अगर पूरा पूछ दे तो ओ नेगेटिव जो है उसी को सार्वभौमिक स्वीकार्य बोलते हैं। इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ठीक है। सर्वदाता वर्ग के रक्त समूह कौन है। दाता मतलब सबको दे देने वाला ब्लड कौन सा है, तो ये है ओ है, लेकिन एग्जैक्ट ओ नेगेटिव होता है। फिर अब पूछेगा मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो मायोग्लोबिन में जो है वो लोहा धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की कृत्रिम प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। जब किडनी खुद से ब्लड को प्यूरिफाई करना छोड़ देता है, रक्त का शुद्धिकरण किडनी अपने आप नहीं कर पाता है, तब उसे कृत्रिम रूप से कराया जाता है, जिसे डायलिसिस कहा जाता है। कौन सा रक्त का तरल भाग होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो प्लाज्मा जो है रक्त का तरल भाग होता है। फिर है रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है, तो ये दांत कोशिका अरक्तता में दिखता है। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन किसमें दिखता है, तो दांत कोशिका अरक्तता में दिखता है। अब आएंगे लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। लैक्टियल्स ये जो है वसा अवशोषण से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी लैक्टियल्स जो है वसा के अवशोषण से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है, तो यह है लिम्फोसाइट। क्यों, क्योंकि ये प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। टैकीकार्डिया में हृदय गति क्या होता है, हृदय गति तेज हो जाता है। टैकीकार्डिया हृदय गति के लिए एक चिकित्सीय शब्द है, ये डॉक्टर लोग ये इस्तेमाल करते हैं। टैकीकार्डिया कहने का मतलब है कि हृदय गति आपका तेज हो गया है। अब आते हैं उत्सर्जन तंत्र में। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन है कि वृक्क से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है। किडनी प्रति मिनट कितने रक्त का जो है प्रवाह करता है, तो 1200 सीसी का स्पीड से करता है। समझ लीजिए हम लोग का बाइक जो है 100 सीसी का बाइक होता है, मोटरसाइकिल या 120 सीसी का होता है, ठीक है ना। और ये किडनी 1200 सीसी के स्पीड से रक्त का प्रवाह करता है शुद्धिकरण के लिए। समझ सकते हैं कितना स्पीड चलता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है, तो ये है अधिवृक्क, यानी एड्रिनल ग्लैंड जो है जोड़े के रूप में उपस्थित होता है। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग कि मनुष्य में गुर्दा किसके तंत्र का हिस्सा है, तो मनुष्य में गुर्दा जो है ये मल त्याग का हिस्सा है, ठीक है ना। उत्सर्जन
प्रणाली का हिस्सा है। गुर्दा रक्त से क्या करता है, अपशिष्ट को छानकर मूत्र निर्मित करता है। गुर्दा मतलब किडनी, हिंदी में किडनी को गुर्दा कहते हैं या फिर ब्रिक कहते हैं, ठीक है। गुर्दा उर्दू शब्द है और ब्रिक हिंदी शब्द है। तंत्रिका तंत्र जो है, EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए प्रयोग होता है, तो ये है मस्तिष्क के लिए। एक आप सुने होइएगा ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये हृदय गति के लिए है, और EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये मस्तिष्क की निगरानी के लिए है। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, वहीं आ गया हाइपोथैलेमस ग्लैंड। आगे देखेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन, हमें मच्छर काटा, हम झट से हाथ वहाँ पे मार दिए, मच्छर मर गया, तो ये होता है प्रतिवर्ती क्रिया। और ये इस प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, तो ये कशेरुक रज्जु करता है, या फिर मेरुरज्जु इसी को बोला जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे रीढ़ की हड्डी होता है ना, वही होता है, ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है, उसी का एक पार्ट माना जाता है। निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, तो वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे चलिए देखते हैं कौन कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा कि कान के अंदर उपस्थित मैकुला और क्रिस्टा एम्पुलरस शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसके अलावा सेरिबेलम, जिसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, यह भी शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट है। टीआरई 4 अगर आप देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। इसे एक अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए ताकि और भी ज़रूरतमंद दोस्त जुड़ सके चैनल से और अपनी तैयारी को धार दे सकें। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएँ मिलती है, कहाँ पे मिलती है, तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आगत और निर्गत तंत्रिकाएँ मिलती है, इसी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, तो वो पीनियल ग्रंथि को जो है मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए 31 बीपीएससी 2025 के पीटी में लेटेस्ट पूछा गया है, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन है इसमें, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। मानव तंत्र में इंसुलिन चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है, तो वो चलिए देखते हैं। इसमें ये इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो मधुमेह जो है वह इंसुलिन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, तो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होने वाला जो है वह इंसुलिन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, ये है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये दूध स्राव होने में, दूध उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो ये है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिले हुआ होता है, याद रखिएगा थायरोक्सिन में आयोडीन मिला होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो वो है TSH हार्मोन। TSH हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है। नेक्स्ट है पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, कहाँ पे स्थित होती है, तो ये मस्तिष्क में। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में स्थित होती है। उसके बाद है सहज प्रणाली का परिवर्धन। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये है प्रणाली का स्वपोषी क्रिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद है महिला सेक्स हार्मोन क्या है, तो महिला सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन को महिला सेक्स हार्मोन कहा जाता है, मतलब कहा जाता है क्या, वो है। जनन एवं भ्रूणीय विकास क्या है, तो ये गर्भ में भ्रूण के विकास जो जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये है पराध्वनि का, ठीक है ना। इसी से अल्ट्रासाउंड होता है, जो अल्ट्रासाउंड होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, तो वो पराध्वनि तरंगे का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण किस में मिलता है, तो भ्रूण जो है बीज में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, भ्रूण बीज में मिलता है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण जो है ये सभी से होता है, जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, फिर जीन के मिश्रण, सफलिंग से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये अंडवाहिनी में होती है, इसी को हम लोग इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, याद रखिएगा, कहीं कहीं इंग्लिश दे देता है। फिर अगला है पादप करें कि प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ पे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। कभी भी आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मारिएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है, तो इस प्रक्रिया के बाद ऑक्सीजन का निर्माण होता है, तो वहीं उसका उप उत्पाद हो जाएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है, कहाँ पे, तो ये स्ट्रोमा के अंतर्गत होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी प्रक्रिया जो है वह स्ट्रोमा के अंदर संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, क्या अवशोषित करते हैं, तो ये CO2 को अवशोषित करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो है CO2 आवश्यक है। फिर है कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है कहाँ पे, तो ये क्लोरोप्लास्ट में, याद रखिएगा, यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होइएगा माइटोकॉन्ड्रिया से। सौर ऊर्जा ATP में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है उसमें बदलती है कहाँ पे, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वास प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। श्वास प्रक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए पहला कथन, ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती, गलत। ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है, बिल्कुल सही, अभी बताया ना। तो ATP के रूप में कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। अगला है कि प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है। प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण है पररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पौधा जो है आप कहीं रोप दीजिए, लगा दीजिए पौधे को, और देखिएगा जिधर से सनलाइट पड़ता है ना उसी दिशा में वो बढ़ते जाएगा। भले अगर उसे तिरछा आ रहा है तो वो तिरछा ही हो जाएगा वो पेड़, क्योंकि उसी की तरफ में बढ़ता है। इसका क्या कारण है, तो पररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण होता है। अब है पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है, उसे परासरण कहा जाता है। देखिए यहाँ भी विसरण में कन्फ्यूजन होता है, नहीं, परासरण होगा। पानी जो है मिट्टी से जड़ में, मिट्टी से पौधे के जड़ में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे परासरण कहते हैं। याद रखिएगा, परासरण को इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो दिन अथवा रात्रि में भी होता है कुछ पौधे में, ठीक है, लेकिन अधिकतर दिन में होता है। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है, इसी को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है, तो वो है, इनमें से कोई ऑप्शन सूटेबल नहीं है, चलिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के सभी क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं में होती है, अर्थात पौधे के समस्त हरित भागों में होती है। यह क्रिया विशेषतः पत्तियों के मेसोफिल ऊतक में होता है। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, तो यह है प्रकाश को अवशोषित करना, ठीक है। आगे देखेंगे कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो लाल और नीले को करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ये स्टार लगाकर याद कर लीजिए कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से लाल और नीले रंग के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वो है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये अपघटन कहलाता है, इसी को डिकम्पोज कहते हैं, डिकम्पोज, ठीक है, डिकम्पोजर कहते हैं, अपघटन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि पादप पोषण से संबंधित कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है वो बताना है। तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा पादप हार्मोन, चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से हैं पादप हार्मोन, जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। एक प्रकार के ये रसायन होते हैं जो पौधे के विकास को विनियमित करते हैं। इसमें से मुख्य रूप से 5 हार्मोन पाए जाते हैं, याद रखिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल, ये 5 जो है पादप हार्मोन हैं।
कौन से हैं? तो ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है कि किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो वो है अदरक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कि अदरक जो है खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये है जाइलम टिश्यू से जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जाइलम टिश्यू से जाता है। ज से जाइलम और ज से जल, याद रख लीजिएगा, ठीक है। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो ये है लेग हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी, लेग्यूमिनस, नाम ही है लेग्यूमिनस तो उसी से संबंधित होगा लेग हीमोग्लोबिन, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वो है पुष्प फल लगेगा तभी उसमें बीज आएगा, तभी उसका जीवन चक्र आगे बढ़ेगा। मटर का पौधा है, क्या है? तो एक प्रकार का शाक है। मटर शाक कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। यह रबी की फसल है। स्वर्णरेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि सभी मुख्य किस्में हैं इसकी। नेक्स्ट है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। फलियां में प्रोटीन होता है, इसलिए अत्यधिक पौष्टिक इसे माना जाता है। नेक्स्ट है कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। अभी बताया है कि जाइलम ज से जल, याद रखिए। तो जल यानी पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करने के लिए इम्पोर्टेंट है ये। देखिए 71वीं बीपीएससी लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं? तो वो है कोशिका में पानी की मात्रा के कारण जो है रंध्र खुलते या बंद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो वो जो है पहला मेल कह रहा है कि पर्णवृंत जो है पत्ती को तने से जोड़ता है, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तन्ना पेड़ का होता है, तो ये गलत हो जाएगा। और यही पूछ रहा है तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लता में जो है वो क्या होता है? कमज़ोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसे लता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो वो किस चीज़ में मदद करता है इसके अलावा? तो चलिए देखते हैं, यहाँ एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसका डिटेल पढ़ते हैं क्या हो सकता है। तो पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन के भंडारण में मदद करता है। यह पौधे की पत्तियों, फूलों, फलों को सहारा देने के साथ पौधों को आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, यह किस कारण होता है? तो ये वाष्पो उत्सर्जन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्पो उत्सर्जन। आम में हम जो भाग खाते हैं, आम का जो हम लोग भाग खाते हैं गुद्दा, वो क्या होता है? तो वो होता है मध्य फल भित्ति। मध्य क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर वाला छिलका होता है, बीच में नीचे बीज होता है, बीच वाला खाते हैं हम लोग गुद्दा, वही मध्य फल भित्ति है। देखिए अभी ये 71वीं पीटी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वो है हमारा कि लीची का खाद्य भाग है। लीची का कौन सा खाने वाला भाग है? ये थोड़ा सा अलग है, इसको आप नहीं समझ सकते तो इसको रट लीजिए कि एरिल होता है। लीची का जो लीची में भी बीच वाला ही भाग खाते हैं, लेकिन उसको एरिल बोलते हैं। लीची एक स्वादिष्ट रसदार उष्णकटिबंधीय फल है। लीची का खाद्य भाग एरिल है। वानस्पतिक रूप से लीची एस्पेंडियंसी कुल का है। भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल परागित पुष्पों में परागन होते हैं। जल परागित पुष्पों में परागन होते हैं कौन से? तो ये सूखे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है?
पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है? ऑस्मोटिक दाब। ऑस्मोटिक दाब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेदनशील पौधे मिसोसा पुडिका की पत्तियों की गति को क्या कहा जाता है? तो ये ऑप्शन यहाँ सुटेबल नहीं है। चलिए आइए देखते हैं इसका डिटेल। देखिए, संवेदनशील पौधे मिसोसा पुडिका की पत्तियों की गति को सिस्मोनेस्टी यानी कंजनशील अनुक्रिया कहा जाता है। यह कुछ पौधों में पाई जाने वाली विशेषता है जिससे पौधे के छूने या किसी प्रकार से हिलने के फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रिया है। अगला आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो वनस्पतिक हार्मोन जो है साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन एक वनस्पतिक हार्मोन है। अब अगला क्वेश्चन है, पादप जनन से संबंधित माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है, कहाँ पे मिलता है? तो ये तना काटने से। माँ पौधों की भांति पौधा हमें मिल सकता है तना काट से। इसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये गना के लिए। देख लीजिए, गना में जो है ईंख का एक तना काट करके उसको रोप दीजिएगा तो वहाँ से फिर नया हो जाएगा। बहुत सारे फूल में भी जो है उसकी टहनी डाली तोड़ करके रोप दीजिए, वो हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है, जो उसका बीज बिना बीज के भी लग जाता है पौधा। कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ये बहुत बार पूछा जाता क्वेश्चन है कि सच्चा फल नहीं है। आपको लगेगा कि फल तो है ये, तो फिर सच्चा फल क्यों नहीं कह रहा है भाई? ये कैसा सवाल है? तो इसको याद कीजिए, सेब जो है सच्चा फल नहीं है। आइए बताते हैं क्यों नहीं होता है। तो देखिए, जब फल के निर्माण में अंडाशय यानी ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं, यानी ये झूठा फल है। ठीक है, और इसका उदाहरण है सेब, काजू, नाशपाती, अनानास, स्ट्रॉबेरी। ये सब याद रख लीजिएगा, ये सब झूठा फल है यानी असत्य फल है। सेब, काजू, नाशपाती, अनानास, स्ट्रॉबेरी। ऐसा क्यों? तो इसके निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ भी शामिल नहीं होता है। फिर है कलियाँ विशिष्ट रूप से पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है कलियाँ विशिष्ट रूप से? तो ये दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर पाई जाती है कलियाँ। ऑप्शन नंबर ए। फिर है फूल का डैश फल बनता है। तो फूल का क्या भाग फल बनता है? तो वो अंडाशय बनता है। ऑप्शन नंबर सी, फूल का अंडाशय फल बनता है। फिर है परागन की सुपरिभाषा क्या है? तो परागन की परिभाषा पूछा जा रहा है। देखिए, यहाँ 3 ऑप्शन इधर दिया हुआ है, आप बाकी के ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में है, देखते हैं उसे। देखिए, 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आइए इसका डिटेल पढ़ते हैं कि परागन वैज्ञानिक अर्थ में जो है वह वर्तिकाग्र अंडाशय अथवा बीजांड वर्तिकाग्र पर परागन के पहुँचने की वह प्रक्रिया है जिससे गर्भधारण के पश्चात फल और बीज बनते हैं। यही इसका परिभाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक महत्व से संबंधित पादप कली है। पादप कली क्या है? तो एक भ्रूणीय टहनी है पादप कली। फिर है कि लौंग एक मसाला है, ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बहुत बार पूछा गया है। तो ये फूल की कली होता है। लौंग देखते ही है उसमें फूल लगा हुआ था, तो ये फूल की एक कली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? सेम वही, तो पुष्प या शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। या हल्दी के पौधे में किस भाग हल्दी के पौधे में किस भाग को जो है हल्दी पाउडर प्राप्त करते हैं? तो देखिए, ये सब बहुत पूछा जाता है। हल्दी का पूछा है, फिर अदरक का पूछेगा, आलू का पूछेगा। तो देखिए, हल्दी पाउडर जो है हल्दी पौधे के भूमिगत तने अर्थात प्रगंध से मिलता है। ये याद रखिएगा, भूमिगत तना को प्रकंद बोलते हैं। हल्दी के तने को काटकर बाहरी परत को हटाने के बाद बचे हुए तने को सुखाकर पीसकर हल्दी पाउडर बनाया जाता है। तो यहाँ पे प्रकंद नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ है, वो है हमारा कि करकुमा लौंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करकुमा लौंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? तो ये हल्दी का वैज्ञानिक नाम है करकुमा लौंगा। हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। जीरा का वैज्ञानिक नाम क्यूमिन साइमिनम है। आप लोग देखते ही होगा, जीरा खरीदने जाइएगा तो राकेश का या एवरेस्ट का, तो उसके पॉकेट पे क्यूमिन लिखा रहता है जीरा का। फिर क्लोव लौंग का वैज्ञानिक नाम साइजिजियम एरोमेटिक्स है। धनिया का वैज्ञानिक नाम कैरिएंड्रम सटाइवम है। पाइन फर प्रूस सेडार लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी अनावृत बीजी हैं।
पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस, ये सभी मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे हैं। बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी अनावृत बीजी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इनुलिन प्राप्त होता है, इनुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। इनुलिन डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया के लिए कुनैन, मलेरिया के लिए कुनैन एक सामान्य दवा है जो एक पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो देखिए ये तने की छाल से होता है। और पेड़ का नाम क्या है? सिनकोना, याद रखिएगा सिनकोना। हालांकि इसके लिए तो अब दवा भी आ गया क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है। तो ये सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? एस्प्रिन जो है एक पेड़ से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एस्प्रिन और एंटीपायरेटिक दवाएं वेदना या दर्द निवारण का काम करती है। इन दवाओं को विल्लो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। एस्प्रिन है, एस्प्रिन क्या है? तो ये एंटीपायरेटिक दवा है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक नहीं है वो पूछ रहा है। तो एरिथ्रोमाइसिन है, ऑक्सीटोसिन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसी का आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि के लिए जो है इसमें हमारा ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई। आइए इसका डिटेल पढ़ते हैं। क्लोरैम्फेनिकल एक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनाडिन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है कौन सा है? तो पेनिसिलिन, एस्पिरिन, सल्फाडाइन, पैरासीटामोल। तो इसमें जो है ऑप्शन ई हो जाएगा। आइए इसका डिटेल पढ़ते हैं, इसका भी देखते हैं कि पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार में किया जाता है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण फिर से पूछा कौन सा है? तो पेनिसिलिन। अभी बताएं पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है प्राणज्ञ, ठीक है। आगे देखेंगे कि द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है राना टिग्रीना। बताइए कमेंट करके कि राना टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मेढक का वैज्ञानिक नाम है। द्विपद नामकरण पद्धति के तहत किया गया है। इसमें जो है एक तरफ पहला भाग वंश का नाम होता है, दूसरा भाग जाति का नाम होता है। और राना टिग्रीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में जो है अधिकतम प्रोटीन होता है 38 से 42% तक। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये रैफलेसिया है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रैफलेसिया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ा और उत्पत्ति से संबंधित है। आइए इसके डायरेक्ट हम लोग आंसर पे चलेंगे, उसका मिलान देख लेंगे। लिनेन कपड़ा जो है सन के पौधा से उत्पन्न होता है। जटा या कायर जो है ये नारियल का पौधा से मिलता है। मुहायर जो है अंगोरा बकरी से मिलता है। डाउन जो है बतख और गीज के पंख से मिलता है। लिनेन कपड़ा काफ़ी फेमस है, ये सन के पौधा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रोग और उपचार से संबंधित विषाणु जनित रोग को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? ये है परजीविता। ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 71वीं बीपीएससी में अभी पूछ दिया है ये। फिर इसके बाद है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो है विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु मतलब वायरस होता है और वो वायरस होता है HIV, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो ये एड्स है। ऑप्शन नंबर डी। इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो इशिहारा टेस्ट जो है रक्त अंधता से संबंधित है। रक्त अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस को कहते हैं हम लोग। यह टेस्ट जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर शिनोबी इतिहास द्वारा विकसित किया गया था। अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम देते हैं तो भाई कलर ब्लाइंडनेस की समस्या नहीं लाइएगा, नहीं तो फेल हो जाइएगा,
मेडिकल में, इसलिए कलर ब्लाइंडनेस की समस्या जान लीजिए। निमोनिया एक संक्रमण है, क्या है? तो ये फेफड़ों का है। ऑप्शन नंबर डी, निमोनिया फेफड़ों को संक्रमित करता है। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या है? संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक मक्खी है, हाउस फ्लाई है, मक्खी, ठीक है ना। घर की मक्खी जो होता है वो संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है। अब आते हैं कि जीवाणु से जनित रोग में, तो किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो एंथ्रेक्स को प्लीहा ज्वर कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है, तो ये होता है 30 से लेकर के 180 दिन तक हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल। नेक्स्ट देखेंगे टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है किसके? तो ये जलजन्य रोग से, यानी टाइफाइड और कोलेरा जो है जल से होने वाले रोग है। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये क्षय रोग के लिए। क्षय रोग मतलब टीबी, यानी कहने का मतलब ट्यूबरकुलोसिस। टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। आगे देखेंगे कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आम तौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह क्या है? तो वह बैक्टीरिया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, वह है क्षय रोग, यानी टीबी से अभी भी 5 लाख से लोग, ये पुराना क्वेश्चन है तो अभी इसकी संख्या कम हो जाएगी, ठीक है ना। आगे देखेंगे कवक जनित रोग है मृत जीवों के अपघटक। मृत जीवों के अपघटक जो है इनमें से एक से अधिक है, वायरस, विषाणु और कवक। चलिए देखते हैं कि वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे और जानवरों का अपघटन करते हैं वे अपघटक कहलाते हैं। इसमें जीवाणु और कवक दोनों ही अपघटक के अंतर्गत आते हैं। अब है हमारा अन्य परजीवी रोग से संबंधित क्वेश्चन। पहला है कि मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनाफिलीज मच्छर वाहक है किसका? तो ये एंसेफेलाइटिस और फाइलेरियोसिस का। ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनाफिलीज मच्छर जो है वो एंसेफेलाइटिस और फाइलेरियोसिस के लिए भी जिम्मेदार है, उसका भी वहन करता है। मदा एनाफिलीज को मदा एक्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि वह बैठती है कहाँ पे? अंधा अस्तर के साथ एक कोन पर, अधा अस्तर के साथ एक कोन पर बैठती है मदा एनाफिलीज मच्छर। फिर देखेंगे अब अगले क्वेश्चन पे कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, तो नहीं, बिल्कुल गलत है ये। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मच्छर द्वारा फैलता है मलेरिया, बिल्कुल सही। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, बिल्कुल सही। इसके इलाज में क्लोरोक्विनोन का उपयोग होता है, बिल्कुल सही। आगे देखेंगे कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी भंडारण स्थल है कहाँ पे? तो यहाँ एक से अधिक हो जाएगा। आइए इसके डिटेल को पढ़ते हैं। मलेरिया संक्रमित एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है जो पूरे इतिहास में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा रही है। मनुष्यों को संक्रमित करने वाली प्लाज्मोडियम की 5 प्रजातियों में से प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरस और प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया स्थानीय क्षेत्रों की आबादी के लिए सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य खतरा उत्पन्न करते हैं। इसमें यकृत और प्लीहा दोनों प्रभावित होते हैं। यकृत मतलब लीवर। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया जो है पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से होता है, पैरासाइट वाले मच्छर काटने से। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है टेनियोसिस एक कांतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टोनिया सिगानेटा और टेनिया एसेटिका के कारण होता है। दूसरा है जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित होते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टकोर्सोसिस कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसके और ऑप्शन। देखिए इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो यहाँ दोनों के दोनों कथन सही है जो पिछले स्लाइड में दिखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको एक बार और पढ़ देते हैं कि टेनियोसिस एक आंत का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टोनिया सोलियम, टोनिया सागिनाटा और टोनिया एसेटिका के कारण होता है। टेनियोसिस के कुछ लक्षण हैं डायरिया, ज़्यादा भूख खत्म हो जाना इत्यादि। और न्यूरोसिस्टकोर्सोसिस मस्तिष्क का परजीवी रोग है जो टेनिया सोलियम या पोक टेपवर्म के कारण होता है। इस रोग के कारण मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है। अब आते हैं शरीर में लौह की कमी से होने क्या होता है, तो ये होता है रक्तअल्पता यानी कि एनीमिया। और ओंकोजिन संबंधित है। ओंकोजिन किससे संबंधित है, तो ये कर्क रोग से संबंधित है। कर्क रोग यानी कैंसर को बोलते हैं। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी है, तो ये है आयनीय विकिरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर अब देखेंगे अगले तरफ की स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णाक्ता से पीड़ित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पुरुष में जो है कलर ब्लाइंडनेस की क्षमता, कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना महिलाओं से अधिक होती है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है, तो वो है एलिथ्रिन।
एलिथ्रीन जो है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है वो पहचानना है। तो देखिए मलेरिया क्लोरोक्विनोन है, ये सही है, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे हम लोग ट्रैकोमा रोग का संबंध किससे है। तो ट्रैकोमा जो है यह आँख की बीमारी है, ये आँख से संबंधित है, ट्रैकोमा याद रखिएगा। अब आते हैं सही सुमेलित की पहचान करना है। आइए इसके डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे, देख लेते हैं कि एनोरेक्सिया जो है वो क्या होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा भोजन से संबंधित विकार है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने शरीर के भार को लेकर सशंकित रहता है, जिसके कारण वो भोजन खाने से बचता है। बहुत सारे लोगों को एक फोबिया हो जाता है कि ज़्यादा खाएंगे हमारा वजन बढ़ जाएगा, कम खाओ, कम चावल खाओ, एक ही रोटी खाओ, थोड़ा सा खाओ, तो वो जो है एनोरेक्सिया है। फिर उसके बाद आता है इंसोम्निया। इंसोम्निया एक निद्रा विकार है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को नींद आने में कठिनाई, अत्यधिक नींद लेना, गुणवत्तापूर्ण नींद ना आना आदि समस्याओं से, यानी इंसोम्निया जो है ज़्यादा नींद आएगा तब भी है, कम आएगा तब भी है, सही से सो नहीं पा रहे हैं तब भी है। डिस्पेनिया जो है यह सांस की समस्या से संबंधित एक प्रकार की बीमारी है, डिस्पेनिया। फिर एनोस्मिया जो है गंध की समस्या से संबंधित है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को सूंघने में समस्या होती है। अब आते हैं चिकित्सा स्थितियों का निपटान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ई होगा। आइए इसका डिटेल पढ़ते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। यह एक चिकित्सीय प्रतिबिंबन तकनीक है। एमआरआई द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। इसमें चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी भी कहते हैं। एक्स किरण एवं गामा किरण दोनों ही उच्च आवृत्ति के आयनकारी विकिरण हैं, जिसका अर्थ है कि इन दोनों में ही किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है। अल्ट्रासाउंड एवं एमआरआई इन दोनों ही तकनीकों में किसी आयनकारी विकिरण का प्रयोग नहीं होता है। अब आते हैं कि किस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, याद रखिएगा। कब? 1796 में। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो ये है एसिटिलीन और एथिलीन, दोनों बी और डी हो जाएगा, एसिटिलीन और एथिलीन। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। आगे देखेंगे कि डैश के अभ्यास से जानवरों में के क्लोन तैयार किए जाते हैं, कौन से। तो अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, जैव प्रौद्योगिकी, भ्रूण विज्ञान। आइए इसको देखते हैं। देखिए इसका जो है जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान जो है उससे जीव विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी है। जैव प्रौद्योगिकी उन प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को विकसित करने के लिए सेल्युलर और जैव आणविक प्रक्रियाओं का उपयोग करती है, जो हमारे जीवन और पृथ्वी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसी को जैव प्रौद्योगिकी के जरिए ही जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जानवर का क्लोन जो है जैव प्रौद्योगिकी के जरिए तैयार किया जाता है। फिर है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह है जीन मानचित्रण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे कि एमआरएनए पद का विस्तारित रूप क्या है। एमआरएनए पद का विस्तारित रूप जो है वो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी इसी का फुल फॉर्म हो गया ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विविध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है। तो वह है परजीविता। परजीविता जो है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच के बातचीत को दर्शाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा के याद कर लीजिए कौन किसका है। तो डार्विन का, यानी चार्ल्स डार्विन का है ये। फिर आएंगे सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कहाँ पे। तो ये दक्षिण अफ्रीका में क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है। तो ये पराध्वनि तरंगों में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है, किसमें। तो आइए इसका डिटेल पढ़ते हैं। देखिए प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी को रक्त चढ़ाया जाता है। मालूम हो कि प्लाज्मा थेरेपी पुनर्योजित चिकित्सा का एक रूप है जो क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने में मदद करने हेतु हमारी रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्राकृतिक वृद्धि कारकों का उपयोग करती है। आगे आएंगे कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करता है। तो ये है जीवित छंद SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। फिर आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। तो ये जो है वायरस को किसी भी वीन वायरस के संशोधित संस्करण में रख करके, ठीक है।
आगे देखेंगे कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 36.9 लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन सुटेबल नहीं है। गैम्बूसिया मछली का प्रयोग जो है मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। मच्छर मछली के रूप में लोकप्रिय गैम्बूसिया प्रजाति का उपयोग कई देशों में वेक्टर जनित रोगों के संचरण की जांच के लिए जैव नियंत्रण उपाय के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है, अंगोरा ऊन जो है खरगोश से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अंगोरा ऊन खरगोश से निकाला जाता है। एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है जो 2 वर्ष बाद कहाँ होगी। ये हम लोग बचपन में ऐसा हरकत बहुत बार कर चुके हैं कि पेड़ में ले जाकर कांटी ठोको, इसमें मारो, ये मेरा निशानी है, तुम्हारा निशानी है दोस्त में। तो एक कांटी जो है ठोक दिया एक सतह पर 1 मीटर की दूरी पर, और 2 साल बाद वो कांटी कहाँ रहेगा, तो उसी जगह पर रहेगा। ये मत सोचिएगा कि पेड़ वो बड़ा हो गया ना तो कटिया मेरा ऊपर चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिर है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये है आर्विड कार्लसन को पार्किंसन बीमारी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है, तो ये है HIV एड्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसे राइट आंसर हो जाएगा। 2003 में शुरू हुआ था। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सा है, तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसी का फार्मूला होता है NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। ये एनेस्थीसिया में प्रयोग किया जाता है। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है, वो कौन है, केवल बी कोशिकाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ है कि जब हम बकरी या भेड़ के मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं, तब हम होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि बकरी और भेड़ जो है पहले घास घूस ये सब खाया हुआ रहता है। मानव एवं अन्य जीव जो है वो सर्वाहारी है। मांसाहारी द्वितीयक या गौण उपभोक्ता होता है। शाकाहारी प्राथमिक होता है। प्राथमिक उत्पादक क्या है, तो वो पौधा है। फिर है पोलियो की बूंद किस उम्र से दे सकते हैं, तो ये 1 साल से पोलियो की बूंद 2 बूंद जिंदगी के लिए। फिर है वसा और तेल युक्त भोजन मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। फिर देखेंगे कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो ये है ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर सी, इसी ऑक्जेलिक अम्ल से भी क्या हो जाता है, स्टोन हो जाता है। प्रोटिस्टा समूह में कौन से समूह शामिल है, तो ये है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, आइए इसका ऑप्शन। तो देखिए कीटभक्षी पौधे जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से उत्पन्न होते हैं। कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है, तो यह है इंफ्रारेड विकिरण है। मांसपेशियों में दर्द निवारण में इसका उपयोग होता है। कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है, अभी बताएं, इंफ्रारेड विकिरण। फिर है लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहा जाता है, तो ये लवण मृदोभिद कहा जाता है। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की। बहुत बार इसको पढ़ लिए हैं, याद रख लीजिएगा कि जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की थी। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइए कि विषाणु की खोज किसने किया था। विषाणु यानी वायरस। पौधों में प्रतिदीप्तिकालिता की खोज करने वाले हैं कौन है, तो ये है गार्नर और एलार्ड। गार्नर और एलार्ड जो है वो पौधे में प्रतिदीप्तिकालिता की खोज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा आए। अब यहाँ देखेंगे कि इस तरह से हमारा आज बायोलॉजी कंप्लीट हुआ। घटना चक्र पूर्वावलोकन का लेटेस्ट BYP BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो कैसा लगा फ्रेंड, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब दबा के ठोकिए। ठीक है, फिर